नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई है। खास करके महाविकास अघाड़ी और महायुति की तरफ से सीटों के बंटवारे की जो 90% काम थे वो सॉल्व हो गए हैं। तो हाल के दिनों में जो दोनों गठबंधन के बीच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर जो विवाद खड़ा हो गया था या विवाद की बात कही जा रही थी, उस पर लगभग विराम लग गया है। सबसे पहले महायुति की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने 99 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। उसके बाद अजीत पवार गुट की तरफ से 38 सीटों की घोषणा की गई। उसके बाद शिंदे गुट की तरफ से भी कुछ सीटों की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में जो अजीत पवार शरद पवार गुट है, उसके बाद उद्धव ठाकरे गुट है और कांग्रेस है, इन तीनों दलों के बीच में 85-85 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा का एक फार्मूला तय हुआ है। बाकी जो सीटें बचती है उस पर जो सहयोगी दल के घटक दल है या जो सहयोगी दल है जिसमें समाजवादी पार्टी है और बाकी छोटे दल है, उनको दिए जाएंगे। तो इस तरह से दोनों गठबंधन के बीच सीटों के वितरण का जो फार्मूला है वो लगभग तय हो गया है। लेकिन दोनों ही गठबंधन में बहुत सारे ऐसे लोग इच्छुक थे जो उम्मीदवारी चाहते थे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का नाम की घोषणा नहीं होने से अब वो विद्रोह की स्थिति में आ गए हैं। वो बगावत कर सकते हैं और बगावत के संकेत भी दे रहे हैं। तो ऐसे में ऐसे लोग अगर निर्दलीय या बाकी किसी दल में जाकर चुनाव लड़ते हैं तो महायुति और महाविकास अघाड़ी के जो तय उम्मीदवार है उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। समस्या सिर्फ इतनी भर नहीं है। दोनों गठबंधन के सामने सबसे बड़ी समस्या जो ताज़ा सामने आई है वो ये है कि मराठा आरक्षण के जो नेता है मनोज जारंगे पाटिल, उन्होंने 288 जो विधानसभा सीटें हैं उनमें से अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। खास करके पुणे जिले की 21 सीटों पर 21 विधानसभा सीटों पर अभी अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होगी कि जो दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके सामने एक तीसरे मजबूत उम्मीदवार होंगे। खास करके वो उम्मीदवार होंगे जो मराठा आरक्षण के समर्थक है। तो ऐसे में मराठा आरक्षण के समर्थक जो वोटर है वो ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में शिफ्ट हो सकते हैं। इससे महायुति और महाविकास अघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। खास करके समस्या ये पैदा होगी कि उनके वोट बैंक में तो सेंध लगेगी ही, खास करके अगर वो चुनाव जीतते भी हैं तो उनके चुनाव जीतने का अंतर काफ़ी कम हो जाएगा। और ये एक ऐसे समय में घोषणा की गई है जब महाराष्ट्र सरकार इस मामले में मनोज जारंगे पाटिल से बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है और चुनाव आचार संहिता के बीच से पहले से ही मनोज जारंगे पाटिल और सरकार के बीच कई राउंड की जो बातचीत हो चुकी है उसमें कोई सहमति नहीं बनी है। और अब सरकार और मनोज जारंगे पाटिल खास करके आरक्षण को लेकर जो समर्थक है उनके बीच एक ऐसी खाई पैदा हो गई है जो फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मनोज जारंगे पाटिल की तरफ से अगर उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो इसका चुनाव में कितना असर होगा इसे समझना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं। अगर खास करके पुणे शहर की 8 सीटों की बात करें तो 4 सीटें ऐसी हैं जहां मराठाओं का अपना वर्चस्व है, यानी वोट बैंक वोट के नाम पर या वोटर के हिसाब से संख्या बल के हिसाब से वो मजबूत स्थिति में है। इसी तरह से महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटें ऐसे हैं जो यहाँ पर मराठा वोटर की संख्या अधिक है और वो उनका जो वोट है वो निर्णायक हो सकता है। उनकी जो वोट अगर किसी पक्ष में जाता है तो ये किसी भी गठबंधन के लिए समस्या पैदा कर सकता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर चुनाव में मराठा आंदोलन की जो समर्थक उम्मीदवार है वो किसी एक पक्ष में वोटिंग करते हैं तो फिर जो दोनों गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनके लिए क्या रास्ता बचता है। तो कई सीटों पर महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन के जो समर्थक उम्मीदवार है वो समस्या पैदा कर सकते हैं और इस समस्या से निपटने का फिलहाल दोनों ही गठबंधन के पास कोई रास्ता बचता नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर चले तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है।
वो इसलिए क्योंकि उसने तो सबसे पहले अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा सबसे पहले की। दूसरी तरफ सरकार में होने की वजह से उनके सामने योजनाओं को लागू करने, घोषणा करने और उसे अमल में लाने का काफ़ी समय मिल गया। खास करके लाडली बहन योजना के जो पैसे महिलाओं के हाथ में पहुंचे हैं, उससे थोड़ा बहुत माहौल बदला है और राजनीतिक दिशा भी तय हो रही है। दरअसल महिलाओं के हाथ में पैसे मिलने से, उनके हाथ में पैसे जाने से सरकार के पक्ष में जो एक विरोधी माहौल बना था, उसमें थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है। दूसरी तरफ हरियाणा में शानदार जीत मिलने के बाद आरएसएस की पूरी टीम, आरएसएस के जो स्वयंसेवक है, पूरे महाराष्ट्र में फैल गए हैं। गांव-गांव में वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये बिना शोरगुल के किया जा रहा है। इसकी वजह से महाराष्ट्र में जो जमीन खिसक गई थी भारतीय जनता पार्टी की, जो लोकसभा चुनाव में हमने देखा, वो वापस आती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो शिंदे और अजित पवार गुट के बीच में जो खटपट चल रही है, उन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो वैचारिक मतभेद खुलकर उभर कर सामने नहीं आया। उनकी जो एक शांति प्रिय नीति रही है और चुपचाप काम करने की जो नीति रही है, खास करके देवेंद्र फडणवीस का इस बीच में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा है। उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है और ग्राउंड लेवल पर मामले को बदलने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र चुनाव में अब जो लोकसभा चुनाव के बाद 90 और 10% का अंतर हो गया था। मतलब महाविकास आघाड़ी के पक्ष में 90% मामला बन गया था और महायुति के पक्ष में 10% मामला बना था। अब इन योजनाओं की घोषणा के बाद और चुनाव से एन पहले ऐसी स्थिति आ गई है कि दोनों गठबंधन 50-50% की हिस्सेदारी में है। मतलब दोनों ही गठबंधन में से किसी को भी जीत मिल सकती है। यानी महायुति ने महाविकास आघाड़ी को अच्छी टक्कर दी है। चुनाव के बाद परिणाम जब सामने आएंगे तो इससे साफ होगा कि किस गठबंधन ने किसको मात दी। लेकिन फिलहाल जो माहौल दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि महायुति ने अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया है और उन्होंने जो लोकसभा चुनाव में गलतियां की थी, उससे वो सबक लेकर उस पर बेहतर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि वो आज के डेट में महाविकास आघाड़ी से ज़्यादा मजबूत स्थिति में नज़र आ रही है। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी पिछड़ रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हरियाणा में चुनाव में हार कांग्रेस को मिली, लेकिन उन्होंने ये सबक नहीं सीखा और महाराष्ट्र में भी वही गलती दोहराई जाने लगी। महाराष्ट्र में भी सीटों के वितरण को लेकर जिस तरह के माहौल बने और ऐसा लगा कि तीनों दलों के बीच तलवारें खींच गई है, उससे जो मतदाता हैं उनके बीच गलत मैसेज गया है। और इसी मैसेज की वजह से आज स्थिति ये है कि महाविकास आघाड़ी को लेकर जो वोटरों में एकजुटता थी, उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र थे, उन ग्रामीण क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी को लेकर, उद्धव ठाकरे गुट को लेकर एक मजबूत स्थिति बनी थी, उसमें थोड़ी गिरावट आई है। एक बात और जिक्र करना बेहद जरूरी है, महाविकास आघाड़ी ने अपने सीएम पद का ऐलान नहीं किया है। कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जैसे जैसे सीटें आएंगी, उनके हिसाब से उम्मीदवार तय किए जाएंगे। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी ऐसा लगता है कि गलती कर बैठी है, क्योंकि अगर उन्होंने सीएम पद के तौर पे उद्धव ठाकरे का नाम सामने किया होता तो शायद जो सहानुभूति की लहर उद्धव ठाकरे के साथ थी, उसका फायदा महाविकास आघाड़ी को मिल जाता। खास करके जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, खास करके शरद पवार की पार्टी को तोड़ा गया, उसे लेकर जो आम मतदाता है उनमें शरद पवार गुट और उद्धव ठाकरे गुट को लेकर एक सिंपैथी की भावना है। ये सिंपैथी अगर वो गेन करना चाहती तो उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करके लगता है महाविकास आघाड़ी ने चूक की है। दूसरी तरफ महायुति के सीएम पद के फेस फिलहाल तो एकनाथ शिंदे हैं और उन्हीं के फेस के नाम पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी बात सभी को मालूम है कि महायुति अगर इस चुनाव में जीत दर्ज करती है तो महायुति की तरफ से एकनाथ शिंदे को वापस से सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा, ये सभी को मालूम है। लेकिन उन्होंने मतदाताओं को एक तरह से ये जाहिर कर दिया है कि हमने सीएम पद का फेस सामने रख दिया है और इसी फेस पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तरफ से सीएम पद को लेकर भी महायुति आगे निकल गई है। महाविकास आघाड़ी ने सीएम पद को लेकर किसी नाम को प्रोजेक्ट नहीं करके एक बड़ी गलती की है। वैसे आने वाले
रिजल्ट के बाद ही साफ होगा कि महायुति और महाविकास आघाड़ी में किसने किसको ज़्यादा मात दी। लेकिन ये तय है कि अब ये चुनाव कांटे की हो गई है। महाविकास आघाड़ी आगे नहीं है और महायुति काफ़ी पीछे नहीं है। तो आने वाला जो चुनाव है और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक के लिए नमस्कार।